अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 18 और ये हमारी ECS की क्लास है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एप्टिस जनरल का पार्ट 3 होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक मिनट सिर्फ इसकी स्क्रीन चले। अब ये बेसिकली पार्ट 3 है किस चीज़ के बारे में, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसे ओपिनियन मैचिंग कहते हैं। पार्ट 3 ओपिनियन मैचिंग। इस नोटबुक में आपको स्टडी टेक्स्ट मिलेगा, प्रॉपर स्टडी नोट्स मिलेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। और इन प्रैक्टिस सेशंस को करने के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है। ECS का एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ एक टेक्निक है। मैंने जितनी एक्सरसाइजेज दी हैं उनको एक दफ़ा अटेम्प्ट करके आप एग्ज़ाम में चले जाइए, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं चाहिए। जितनी एक्सरसाइजेज आपके पोर्टल पे हैं मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई, एक दफ़ा सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करें कौन समझ के, और उसके बाद एग्ज़ाम देने चले जाएं, आसानी से पास कर लेंगे। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, ये मैं अभी जो रीसेंट अटैम्प्ट हुई ECS की माई अटैम्प्ट की बेस पे मैं कह रहा हूँ। उसका जो फीडबैक आया मैं उसकी बेस पे ये कह रहा हूँ। इसमें हमने टोटल 11 सेक्शंस करने हैं। सेक्शन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओपनिंग मैचिंग। अच्छा, ज़रा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये होता क्या है। ये सारा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसके की आइडिया की तरफ चलते हैं। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्टेटमेंट विल ऑलमोस्ट नेवर अपेयर इन द ओपिनियन। मतलब क्या होता है, जब आप कोई लेटर पढ़ते हैं, कोई मैसेज पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जो उसकी हेडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है जो उसकी हेडिंग है वही उसका मेन आइडिया हो, ज़रूरी नहीं है। सम टाइम आप कोई इबारत पढ़ते हैं, आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है कि मेन आइडिया वही हो जो स्टेटमेंट आपसे कहना चाह रही है। तो होता क्या है, फिर उस चीज़, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। पार्ट 3 इज पैराफ्रेजिंग टास्क। यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग, नॉट सर्च द वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने जो पैराग्राफ्स पढ़ने हैं उन पैराग्राफ्स को पढ़ के हमें सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ढूंढना है कि उस पैराग्राफ का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है। हमने वर्ड बाय वर्ड उसका तर्जमा नहीं करना, हमने सिर्फ उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ढूंढना है। अब ये आपके काम कहाँ पे आएगा। ऑन योर स्क्रीन यू विल सी 4 शॉर्ट पैराग्राफ। अभी आप देखेंगे 4 शॉर्ट पैराग्राफ होंगे, ईच पैराग्राफ इन रिटन इन अ डिफरेंट पर्सन। हर पैराग्राफ रिटन बाय अ डिफरेंट पर्सन। एक पैराग्राफ को 4 पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ को मुख्तलिफ इंसानों ने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सारा अली, आसिफ, मरियम, ऑल 4 पीपल आर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक। हर इंसान सेम टॉपिक की बात करेगा, सेम आइडिया की बात करेगा, लेकिन उनका राइटिंग एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने राइटिंग एक्सप्रेशन, उनके वर्ड्स पे फोकस नहीं करना होगा। इस एक्सरसाइज के बाद आपने फोकस किस पे करना होगा कि वो एक्चुअली में वो जो पैरा है वो कह क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन लर्निंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्किंग फ्रॉम होम, बट ईच पर्सन हैज़ अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन। तो हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, बेशक वो ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहा हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हो, वो वर्किंग फ्रॉम होम की बात कर रहा हो, हर इंसान बात एक ही कर रहा होगा। कान उसने एक ही पकड़ना है, लेकिन जो उसने कान पकड़ना है उसको पकड़ने का उसका वो एरिया और हो सकता है कि ऊपर नीचे इधर उधर एरिया डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कान पकड़ना है, बस बात खत्म हुई। ओपिनियन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कान पकड़ना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लाहौर जाना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर लिखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर लिखना है। अब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद है नहीं पसंद, आप उसके बारे में लिखेंगे। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेविंग लगती है नहीं लगती, आप उसके बारे में लिखेंगे। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल लगती है नहीं लगती, आप उसके बारे में लिखेंगे। यानी कि टॉपिक एक होगा, ठीक है, हेडिंग एक होगी, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो डिफरेंट होगा। उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने का आर्ट है, दिस इज द एक्सरसाइज। तो बढ़ते हैं। जो जो मैं आपसे चीजें पढ़ाऊं इसमें आपने सिर्फ वो चीजें पढ़नी है और हमने सिर्फ इसकी एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करना है समझ के। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारे सामने 4 पैराग्राफ होंगे जो 4 डिफरेंट लोगों ने लिखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, 8 स्टेटमेंट हो सकती हैं, 9 स्टेटमेंट हो सकती हैं। 7 तो मैंने खुद लिखा है ना, कि जो आप देखने जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन टाइप, मैच ईच स्टेटमेंट टू वन ऑफ द 4 पीपल। पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर नीचे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर जो स्टेटमेंट जिस पैराग्राफ से मैच होती है उसके आगे लिख देंगे 1 2 3 4 ABCDE। रिपीट आंसर, यस द सेम पर्सन कैन मैच मोर देन वन स्टेटमेंट।
इसका मतलब क्या हुआ, मोर जो नीचे स्टेटमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, उनमें से हो सकता है 2-3 स्टेटमेंट एक ही पैराग्राफ से मैच कर रही हूँ, तो घबराना नहीं है, हम कर देंगे उसको। टॉपिक क्या है, एवरीडे टॉपिक होंगे, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, वर्क, स्टडी, ट्रैवल, फूड, फैमिली, इसके रिलेटेड टॉपिक होंगे। मार्क माई वर्ड, जो ये मैं चीज़ें करवा रहा हूँ, ECS का जो ये करवा रहा हूँ आपको, ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा एज़ कंपेयर टू ब्रिटिश काउंसिल। जब आप ब्रिटिश काउंसिल का एग्ज़ाम देने जाओगे आप कहोगे यार कितना ईजी है। ब्रिटिश काउंसिल का जो ECS का एग्ज़ाम है कितना ईजी है, सर मज़र ने कितना मुश्किल करवाया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आसान है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको ये तमाम प्रैक्टिसेस करवा दी हैं, अब जब वहाँ पे जाएंगे तो इससे मिलती जुलती प्रैक्टिसेस आपके सामने आएंगी तो आपको ये ईजी लगेगा। बस इतना सा बात याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि मैंने जुल्म किया आप पे। लेंथ ऑफ ईच ओपिनियन 80 to 50 to 80 मार्क्स है, सजेस्टेड टाइम है, और दिस इज दैट। ठीक है, दैट का मतलब क्या है कि B1 लेवल की स्किल टेस्ट होगी। ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से है कि हमने B1 लेवल की स्किल आपसे टेस्ट करनी है। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब हम क्या करेंगे, स्किल सेक्शन 3 पे आएंगे। स्किल बीइंग टेस्टेड, हमारी कौन सी स्किल टेस्ट होने जा रही है? तो सबसे पहले रीडिंग फॉर जेस्ट, क्विकली अंडरस्टैंडिंग द जनरल फीलिंग और मेन मैसेज ऑफ अ पैराग्राफ। इस एक्टिविटी के बाद आपके अंदर जो स्किल डेवलप होनी चाहिए, एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा, फ़ौरन समझ गए ये पैराग्राफ है किस चीज़ के बारे में, लाइन बाय लाइन तर्जमा नहीं करना, पैराग्राफ को पढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने की आप में एबिलिटी आएगी। रीडिंग फॉर डिटेल, कैचिंग स्मॉल क्लूज, अ सिंगल वर्ड, अ डेट, अ नंबर, एन एडवर्ब दैट शो द राइटर्स एग्जैक्ट एटीट्यूड। इस करने के बाद, इस एक्सरसाइजेस को करने के बाद आप में ये एबिलिटी डेवलप होगी कि आप एग्जैक्ट जो आपसे कहना चाह रहा है एग्जामिनर या राइटर या ऑथर, जैसे वो पैराग्राफ लिखा है, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा एक्चुअली ये भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग पैराफ्रेज, knowing that I love it, I really enjoy it, और it is excellent। मतलब क्या हुआ, knowing that I love it, I really enjoy it, और it is excellent। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पैराफ्रेज करते हैं तो हमने इन चीज़ों को समझना है कि ये एक ही मतलब है। हमने इन चीज़ों को समझना है ये एक ही मतलब के हैं। बेशक 3 अलग अलग लाइन लिखी हैं, 3 अलग अलग सेंटेंसेज हैं, तीनों के अपने अपने मतलब हैं। आई लव इट, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। आई रियली इन्जॉय इट, मैं इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय करता हूँ यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। और इट इज़ एक्सीलेंट, बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा। अच्छा, अब ये इनके लिटरल मीनिंग है जो मैंने अभी बोले, इनके तर्जुमे करने के बाद इनके, लेकिन कॉन्टेक्चुअली ये एक ही बात हो रही है। कॉन्टेक्चुअली ये एक ही बात हो रही है। डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर ओपिनियन, टू ऑफ द फोर पीपल विल लुक वेरी सिमिलर एट फर्स्ट, यू मस्ट स्पॉट द स्मॉल डिफरेंस। देखो होता क्या है, 2 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जो हर इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने हर उस छोटी डिटेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है जो एक ऑथर के माइंड में होती है जब वो किसी चीज को लिखता है। तो हमारे सेक्शन 4 की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी क्या होगी? नंबर 1, स्टेप 1, रीड द टॉपिक लाइन। ये आपने एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि जितनी स्ट्रेटेजीज मैं आपसे इन फाइल्स में शेयर करूंगा, आपने कोशिश ये करनी है आपने एग्जाम में भी वैसे ही परफॉर्म करना है। आपके सामने ये एप्टिस टेस्ट 3 आते हैं तो आपने फ़ौरन माइंड में लेके आना है कि स्ट्रेटेजी क्या है। रट्टा नहीं मारना स्ट्रेटेजी को, बस चलते फिरते दिमाग में रख लेना। सबसे पहले जी, look at the instructions to find out the general topic. For example, 4 people give their views on online shopping. Okay, this activates your background knowledge before you read. मतलब क्या हुआ, जब आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे हैं, आपने टॉपिक पढ़ लिया, तो आपने टॉपिक पढ़ के ये समझ जाना है कि इसमें जितनी चीज़ें लिखी जाएंगी वो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, वो होम बेस्ड लर्निंग के बारे में, वो उसके बाद वर्क फ्रॉम होम के बारे में लिखी होंगी, इकोनॉमी के बारे में लिखी होंगी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में लिखी होंगी। स्टेप नंबर 2, रीड ऑल 4 ओपिनियंस फर्स्ट। डू नॉट लुक एट द स्टेटमेंट्स येट, read each opinion calmly and write one short word in the margin, for example positive, negative, mixed और cost। तो अब आपने क्या किया, आपने पहले calmly ओपिनियन को अंडरस्टैंड किया, कर लिया, और उसके बाद राइट वन शॉर्ट वर्ड इन द मार्जिन। तो जो मार्जिन साइड पे लिखा होता है, जब आपने उस ओपिनियन को पढ़ा, आपको उस ओपिनियन के बारे में क्या लिखा, छोटा सा लिख दे। जैसे आपको लगा वो ओपिनियन पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव लिख दिया, आपको लगा वो ओपिनियन नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव लिख दिया मार्जिन में, जो साइड पे पेपर होता है। ये रियल लाइफ में भी ऐसे कर सकते हैं आप। अंडरलाइन ओपिनियन वर्ड्स इन ईच पैराग्राफ, अंडरलाइन द वर्ड दैट शोज
what the person feels, love, hate, prefer, worried, excited, useful, waste of money और brilliant. जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप उसको अंडरलाइन करो कि जो ऑथर है उसकी इमोशन क्या है. जब आपने वो लिखा, उस पैराग्राफ पढ़ा, जब ऑथर उस पैराग्राफ को लिख रहा था तो उसका इमोशन क्या होगा. उसको गुस्सा होगा, वो परेशान होगा, वो नफ़रत में होगा, वो मोहब्बत में होगा. बेसिकली उसके साथ सीन क्या हो रहा होगा. आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 4, रीड वन स्टेटमेंट एट अ टाइम. फॉर ईच स्टेटमेंट आस्क्स व्हाट इज़ द मेन मैसेज हियर. जब आप स्टेटमेंट पढ़ लें तो अपने आप से पूछें कि ये स्टेटमेंट आपको मैसेज क्या दे रही है. स्टेप नंबर 5, मैच बाय मीनिंग नॉट वर्ड्स. आपने खाली अल्फाज नहीं पढ़ने, आपने अल्फाजों में छुपे हुए एहसासात जानने की कोशिश करनी है कि जो राइटर कहना चाह रहा है. स्टेप नंबर 6, एलिमिनेट द रॉन्ग पीपल. इसका मतलब क्या होता है. इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द आंसर, क्रॉस आउट द पीपल whose ideas clearly disagree with the statement. ऑफन ओनली वन इज़ लेफ्ट. मतलब क्या हुआ, जब आप 4 लोगों को पढ़ रहे हैं और आपको किसी एक का आइडिया समझ में नहीं आ रहा, क्रॉस करो, बाकियों को पढ़ो, टाइम नहीं वेस्ट करना. स्टेप 7, बी केयरफुल विद सिमिलर ओपिनियन. 2 पीपल विल साउंड सिमिलर. जब 2 लोग एक ही साउंड करें पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, रीड ईच बोथ एंड फाइंड द वन टाइनी डिफरेंस, अ नंबर, अ रीज़न, अ फीलिंग. अगर आपने 2 पैराग्राफ पढ़े और आपको लगा ये दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं तो डिफरेंस ढूंढो. कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, किसी एक चीज़ में डिफरेंस हो सकता है, उस डिफरेंस को ढूंढना है. और आखिर में स्टेप 8 है, नेवर लीव अ ब्लैंक. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. ऑलवेज गेस इफ़ यू आर नॉट श्योर. ठीक है, आपने कोई भी पैराग्राफ मैचिंग में ब्लैंक नहीं छोड़ना. आप नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ब्रिटिश काउंसिल में, तो आप अगर आपको लगता है कि लाइन नंबर 7 ABCD में फिट नहीं हो रही, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको बी में कर दो, सी में कर दो, डी में कर दो. ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का लगेगा तो बेहतर है. पास कुछ तुक्का लग गया तो कमाल होगा. ठीक है, इसमें टाइम टिप क्या है जो आपने एग्जाम में अपने माइंड में रखनी है. स्पेंड फर्स्ट 90 सेकेंड्स रीडिंग एंड लेबलिंग द 4 ओपिनियन. 90 सेकेंड ले लो, 2 मिनट ले लो यार. ठीक है, 90 सेकेंड का मतलब 1.5 मिनट होता है. देन गिव योर सेल्फ 40 to 60 सेकेंड पर स्टेटमेंट, 45 to 60 सेकेंड पर स्टेटमेंट. कीप द लास्ट 30 सेकेंड्स फॉर चेकिंग द 2 पीपल हु साउंड लाइक. समझ आ गई आपको इस टिप की. एग्जाम में भी आपने इसी तरह करना है. अभी हम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. सेक्शन नंबर 5 में कॉमन पैराफ्रेज पैटर्न यू मस्ट रिकग्नाइज. तो सबसे पहले, आई थिंक इट्स टू एक्सपेंसिव. मुझे ऐसा लगता है, ये जो स्टेटमेंट यूज़ हुई, स्टेटमेंट में ओपिनियन आया, राइटर ने लिखा आई थिंक इट्स टू एक्सपेंसिव. इसका मतलब क्या बन रहा है. ओपिनियन माइट से आई कैन नॉट रियली अफोर्ड इट, द प्राइसेस आर वेरी हाई. तो भाई देखो, ओपिनियन क्या बन रहा है. ओपिनियन ये बन रहा है कि भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकता यार, ये बहुत महंगा है. ओके, इट्स इज अ लॉट ऑफ टाइम. अब ये उसने, राइटर ने लिखा, जो कि स्टेटमेंट है, जो कि राइटर का सेंटीमेंट है. अब कहना क्या चाह रहा है, ओपिनियन क्या बनता है. आई गेट थिंग्स डन मच फास्टर देन बिफोर. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जितनी ज़रूरत होती है उससे जल्दी काम कर लेता हूँ. जितने टाइम की ज़रूरत होती है उससे जल्दी हो जाता है. स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं बेसिकली. इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. ये आपकी हेल्थ के लिए बड़ा नुकसानदेह है. अच्छा, ओपिनियन क्या है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी और योर माइंड. बात तो सही है यार. इसका मतलब ये पढ़ के हमें क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है. आई चेंज्ड माई माइंड अबाउट इट. मैंने इसके बारे में अपना जहन बदल दिया. एट फर्स्ट आई डिसलाइक इट. पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन आई थिंक बट नाउ आई थिंक डिफरेंटली. लेकिन अब मुझे उसके बारे में अच्छा लगता है. डिफरेंटली का मतलब अब मैं अलग सोचता हूँ. पहले मैं इसके बारे में बुरा सोचता था, लेकिन अब मैं इसके बारे में अच्छा सोचता हूँ. इट इज़ सूटेबल फॉर एवरी वन. देखो, रियल लाइफ में आप इन वर्ड्स को याद रखो. ये जो ECS की मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बना के दिया है, ये आपको हर जगह पे काम आएगा. इसको भूलना नहीं है बेटा, इसको फेंकना नहीं है. ठीक है, इसको डिलीट मत करना. ये इतने काम की चीज़ है, ये आपको हर जगह पे एक्सप्रेशन राइटिंग में, इवन कि आपकी कम्युनिकेशन में काम आएगा. इसके बाद अगर आप PP करते हो तो वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन में ये बेतहाशा काम आएगा. एनीवन
इट इज़ सूटेबल फॉर एनी वन कैन यूज़ इट नो मैटर देयर एज और बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, बेशक जिस मर्जी एज का हो, जिस मर्जी बैकग्राउंड का हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहरी हो, पेंडू हो, क्या कहते हैं उसको, छोटा बच्चा हो, बड़ा बड़ा लड़का हो, जिस मर्जी एज का हो कर सकता है भैया। आई वुड रिकमेंड इट टू अदर्स, मैं दूसरों को भी रिकमेंड करूंगा, डोंट वरी। इसका मतलब आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स टू ट्राई इट, मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ कि इसको ट्राई करो। आई हैड अ वेरी बैड या आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस, एक बंदे ने लिखा यार मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस गया था उसके साथ। थिंग्स डिडंट गो वेल फॉर मी, मेरे लिए चीज़ें बेहतर नहीं थी वहाँ पे, जहाँ पे भी जिस भी इवेंट की बात हो रही हो। आई लर्न समथिंग न्यू, इस चीज़ से मैंने कोई नई चीज़ सीखी है। इट टॉट मी अ लॉट, क्या बात है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो हमें नॉर्मली राइटर्स की बुक में देखने को पढ़ने को मिलते हैं, ये वो एक्सप्रेशंस हैं। मैं आपको रियल लाइफ में बताता हूँ, चलें छोड़े बच्चे हो गई, क्या बताऊँ आप लोगों को रियल लाइफ में। वोकैबुलरी ओपिनियन याद रखिए, सेक्शन 6 वोकैबुलरी ओपिनियन। Knowing these expressions instantly help you label each opinion as positive, negative, mixed और neutral। भैया इसको क्रैम कर लेना, रट्टा मार लेना, पेपर में काम आएगा। कुछ नहीं आता, सिर्फ ये वर्ड्स जो मैंने नीचे दिए हुए हैं ना, ये वाले, ठीक है, इनको एक दफ़ा ना क्रैम करके चले जाना, ये बता देंगे बहुत कुछ आपको। Positive, strong positive, love, adore, brilliant, fantastic, amazing, the best thing, a dream come true, I cannot live without it, I would recommend it to anyone। अब ये वर्ड्स अगर आ गए तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट होंगे राइटर के। राइटर खुशी का इजहार कर रहा है इसमें, राइटर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है किसी चीज़ को लेकर। राइटर कहता है कमाल हो गया, धमाल हो गया। फिर उसके बाद पॉजिटिव, माइल्ड पॉजिटिव, क्वाइट गुड, यूजफुल, हेल्पफुल, आई लाइक इट, इट वर्क्स वेल, इट इज़ फाइन, नॉट बैड, आई एम हैप्पी विद इट। बस ये क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दीज आर जस्ट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है वो ये वर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स्ड और बैलेंस्ड है, बस न 3 में न 13 में, दरमियान में। On the one hand, on the other hand, it has good and bad side, it depends on, it works for some people, not for me, I have mixed feelings। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिक्स्ड और बैलेंस्ड अप्रोच है। माइल्ड नेगेटिव, नॉट रियली फॉर मी, आई एम नॉट बिग फैन, इट इज ओके, बट आई वुड प्रेफर समथिंग एल्स, इट कुड बी बेटर। अब अगर ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो वर्ड्स हैं जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं नेगेटिव, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, गुजारा हो सकता है, लेकिन मैं डिसलाइक करता हूं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्या है, हेट, टेरेबल, अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, यूजलेस, ऑफुल, आई विल नेवर डू इट अगेन, आई कैन नॉट स्टैंड इट। समझ आ गई बात की। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो जो राइटर है वो भैया फुल गुस्से में है, पागल है तू, वो ऐसा काम करने जा रहा है। और फिर चेंज ऑफ माइंड, आई यूज टू थिंक बट नाउ आई, एट फर्स्ट हाउएवर माई ओपिनियन हैज चेंज्ड, आई नो लॉन्गर बिलीव। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसी कंडीशन में आ गया हूँ जिसमें मेरे पुराने अकायद ख़त्म हो गए। अगर ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, इनको भैया रट्टा मार जाना एग्ज़ाम में जाने से पहले, अभी नहीं मारना, ठीक है। आपने ईसीएस के एग्ज़ाम में जाने से पहले जिस जिसको कह रहा हूँ क्रैम कर जाना कर जाना, जिस जिसको कह रहा हूँ ये आएगा आएगा। समझ रहे हो बात। इन एक्सरसाइजेस को करो, मैं मैक्सिमम आपको 30 लेक्चर्स में ईसीएस ख़त्म कर दूंगा। आपका फोकस क्या होगा, लेक्चर लिए एक्सरसाइज की, लेक्चर लिए एक्सरसाइज की, लेक्चर लिए एक्सरसाइज की, बस पेपर पास हो गया। आपको ज़्यादा कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी किताबें पढ़ना, लंबी लंबी एक्सरसाइजेस करना, पहले मैं उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, ता है, ती है, ते है, ऐसी कोई बकवास नहीं करवाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को सीधा काम की बात करवाऊंगा, एग्जाम पास करो और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करो। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करोगे, एक तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होगी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग अच्छी होगी, तीसरा एक्सप्रेशन अंडरस्टैंड करना आ जाएगा। तो ईसीएस का इन 32 मैक्स 30 to 35 लेक्चर, 35 कोशिश करूँगा 30 में ही हो, इन लेक्चर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने जा रहा है। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7, कॉमन टॉपिक्स इन द एप्टिस टेस्ट पार्ट 1-3। जो एप्टिस टेस्ट पार्ट 3 है, सर ये एप्टिस टेस्ट पार्ट 3 है क्या, तो भैया आपने इधर आना है। ये जो कोर्स है ना आपका, ये कोर्स प्लान, ओहो ये तो मेरे वाला है, सॉरी, ये जो कोर्स प्लान है, ये जो सिलेबस है,
इसमें ना ये ओपिनियन मैचिंग है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है हमारा। देखो हो क्या गया सिलेबस कवर, पार्ट 1 हमारा कवर, पार्ट 2 हमारा कवर, दोनों कवर, पार्ट ओके ये तो उधर टॉपिक 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 कवर, इधर पार्ट टॉपिक 2 का पार्ट 1 कवर, पार्ट 2 कवर, पार्ट 3 समझो कवर आज, समझ लो आज कवर, आज नहीं तो कल फाइनल कवर, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। फिर क्या रह गया, लॉन्ग टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम 3 लेक्चर लगाएंगे, ज्यादा नहीं 3 लेक्चर, चलो मैक्स 4 हो गए, मैं आगे वाली डिटेल देने लगा। एप्टिस जनरल राइटिंग, वर्ड लेवल राइटिंग होगी, वर्ड लेवल राइटिंग में हम 2 से 3 दिन, शॉर्ट टेक्स्ट राइटिंग है 2 से 3 दिन, हालांकि 2-2 दिन लगने हैं, वैसे मैं लिख रहा हूँ। 3 रिटन रिस्पॉन्सेज हैं, पेपर में कोई नहीं आना है, इसमें आ सकता है, ठीक है, 3 दिन। और उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग है 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। तो कितने दिन, कितने लेक्चर बने, 2 ओ 2 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, और अभी मैंने आपको 17 लेक्चर करवाए, 17 + 16, बेहतर कर सकते हो आप कितने बन रहे हैं, मुश्किल से 33 लेक्चर बनने हैं आपके, मुश्किल से। इसमें जो 33 लेक्चर्स हैं वो 33 लेक्चर्स एवं ही हैं, मेजर जो काम है वो ये है, ये जो मैं ये करवा रहा हूँ एक्सरसाइजेस, जितनी मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं वो करते जाओ। मार्क माई वर्ड, एग्जाम देने के बाद आप आके कहोगे कि सर आसानी से पेपर पास हो गया, मार्क माई वर्ड। और उसके बाद खाली पेपर पास नहीं होगा, आपको रियल लाइफ में राइटिंग एक्सप्रेशन समझ में भी आना शुरू हो जाएंगे इन चीज़ों की वजह से। तो खैर आगे बढ़ते हैं और हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सेक्शन 7 कॉमन टॉपिक्स इन दी एप्टिस पार्ट 1 है, जो कॉमन टॉपिक ब्रिटिश काउंसिल पूछता है, पास्ट पेपर की बात कर रहा हूं, पास्ट पेपर फीडबैक आइल्स से लिया हुआ है मैंने, ठीक है, क्योंकि आइल्स का हिस्सा है। ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस फेस टू फेस लर्निंग, इसके बारे में आपको टॉपिक आ सकता है। वर्किंग फ्रॉम होम और रिमोट वर्क के बाद आ सकता है। सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स के ऊपर आ सकता है। मोबाइल फोन एंड स्क्रीन टाइम, ब्ला 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 ब्ला, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इन चीज़ों के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, इनमें से एक आध टॉपिक के ऊपर आपको ये राइटिंग एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, सेक्शन 8 टॉप 10 मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जो आपने नहीं करनी। सबसे पहले कह रहा हूँ ना, ये नंबरिंग मुझसे गलत हो गई, ये 10 ही है, ये नंबरिंग गलत हो गई है, ये 5 से जो 14 आ रहा है ये 10 ही है, 1 2 3। वो एडिटिंग करते वक्त ना, ये एडिटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एडिटेड फाइल है, तो इसको करते वक्त अभी नंबरिंग मैं कर लूँगा इसके ऊपर इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी एडिटिंग को इतनी अच्छी नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हो चुकी हुई है, तो इंशाल्लाह इसको कर लूँगा। जो नंबरिंग लगी है, ये नंबरिंग बिल्कुल ठीक है। ये जो 1 है ना, ये 1 है, ये 5 है, जो 6 है ये 2 है, जो 7 है ये 3 है, जो 8 है ये 4 है, जो 9 है ये 5 है, इस तरह। लुकिंग ओनली फॉर मैचिंग वर्ड्स इंस्टेड ऑफ मैचिंग मीनिंग, तो स्टूडेंट क्या करता है, वो वर्ड्स को मैच कर रहा होता है सिनोनिमस, वो मीनिंग को मैच नहीं करता, हमने मीनिंग को मैच करना है ताकि हमारा 1 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 2 और 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए। नंबर 2, रीडिंग द स्टेटमेंट बिफोर रीडिंग द ओपिनियन, आपने स्टेटमेंट को रीड करना है, ठीक है, लेकिन आपने, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट रीड करनी है पूरी, ओपिनियन ही पहले जनरेट कर लेना, पहले स्टेटमेंट पढ़ो फिर ओपिनियन जनरेट करो, ठीक है। टॉपिक हेडिंग पढ़ के ओपिनियन आ तो गया ना, अब आपका फोकस क्या होगा कि स्टेटमेंट ढूंढो, उसमें से ओपिनियन निकालो। नंबर 3, चूजिंग एन आंसर टू क्विकली विदाउट चेकिंग अदर 3 पीपल, फौरन वो देखा ये पैराग्राफ है, नीचे इसका ए बन रहा है, ए उसके साथ मैच कर दिया, ऐसे नहीं करना, पहले हमने 4 के 4 पैराग्राफ पढ़ने हैं, आराम से नीचे स्टेटमेंट्स पढ़नी है, फिर मैच करना है। फॉरगेटिंग दैट द सेम पर्सन कैन बी द आंसर ट्वाइस, वो ये भूल जाते हैं कि एक पर्सन 2 3 4 आंसर कर सकता है, नीचे जो स्टेटमेंट होगी ना ABCDEFG, वो एक पैराग्राफ में 2 3 सेट हो सकती हैं, भूल जाते हैं स्टूडेंट। इग्नोरिंग स्मॉल लिंकिंग वर्ड्स लाइक हाउ एवर, बट, ऑल्दो, आपको याद है ये मैंने पहले भी करवाए हैं, तो ये लिंक ज़रूर बनाने हैं, इन वर्ड्स को नहीं भूलना।
क्योंकि ये वर्ड्स हमें एक्चुअली मीनिंग समझाने की, ओपिनियन समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो हमने गलती नहीं करनी, नॉट नोटिसिंग यूज टू, इट शोज अ पास्ट हैबिट। जब जब यूज टू का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है ये कोई पास्ट हैबिट की बात हो रही है, पास्ट हैबिट। तो हमने इसको भूलना नहीं है। ये एग्जामिनर, राइटर जिसने पैराफ्रेज की, जिसने उसको रीफ्रेज किया या उसको रीराइट किया या पहले ही उसका ओरिजिनल राइटअप है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है अगर यूज्ड टू आ गया कि पहले मैं ऐसे करता था अब नहीं करता, इसका मतलब चेंजिंग बिहेवियर, चेंज ऑफ माइंडसेट, ठीक है ना, जो हमने पहले पढ़ के आए, ये उसकी बात हो रही है। Confusing I do not like X with I do not like Y. Read the object of the sentence carefully. मतलब क्या हुआ? कंफ्यूज हो जाते हैं आई डोंट लाइक एक्स विद आई डोंट लाइक वाई। अगर एक बंदा एक चीज़ को डिसलाइक कर रहा है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरी को भी डिसलाइक करेगा, लेकिन हम समझते हैं अगर एक ओपिनियन में, एक पैराग्राफ में अगर राइटर ने एक चीज़ को डिसलाइक किया तो अब वो हर दूसरी चीज़ को भी डिसलाइक करेगा जो उसमें गिवन होगी। ऐसा नहीं है, हमने केयरफुली पढ़ना है। हो सकता है वो एक चीज़ को डिसलाइक करे, दूसरी चीज़ को वो डिसलाइक ना करे। स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन वन स्टेटमेंट एंड रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत टाइम लगा दिया, अब आपको प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि आपने दूसरी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी किस्म की आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दी का काम शैतान का, तो आपने ठीक से अपना टाइम लगाना है उस पर। लीविंग क्वेश्चन ब्लैंक, देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। भैया क्वेश्चन के आंसर कर देना, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद ट्रांसलेटिंग एवरी वर्ड इनटू योर फर्स्ट लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ योर रीडिंग फॉर द जिस्ट। इसको भी छोड़ देते हैं, ये करके बताऊंगा कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने क्या करना है, सेक्शन 9 है हमारा। डे 1 हमने बना लिया अपने दिमाग में कि हमने किस तरह इसकी एक्सरसाइजेस को लेके चलना है। ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने हेल्पिंग नोट बनाया है। डे 1, रीड दी स्टडी बुकलेट फ्रॉम कवर टू कवर, हाईलाइट दी वोकेबलरी यू डोंट नो। मतलब क्या हुआ, जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप ना दिन में एक टाइम रख लें, दिन में कोई एक टाइम रख लें। आप हर पैराग्राफ का टॉपिक, हर चीज़ का टॉपिक पढ़ें और उस टॉपिक में जो वोकेबलरी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते, आप उनको हाईलाइट करके उनका तर्जुमा कर लें, हाईलाइट करके तर्जुमा कर लें। डे 2, वैसे ये डे 2 तो एमी मैंने ज़्यादा लिख दिया हुआ है, आप इसको 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं। मेमोराइज द ओपिनियन वोकेबलरी इन सेक्शन 6, राइट 5 एग्जाम्पल सेंटेंसेज ऑफ ईच ग्रुप। जैसे मैं पीपी में अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपके सामने जो भी नया वर्ड आता है उसको सीखने का आसान तरीका ये, उस वर्ड के 5 सिनोनिमस टर्म बना लो और उन 5 सिनोनिमस टर्म्स की जो उनकी सिनोनिम मिलते जुलते अल्फाज हैं, अल्फाज मुतरादिफ हैं उनके, उससे 5 अलग अलग सेंटेंस बनाओ। यानी कि एक मुतरादिफ वर्ड को 5 सेंटेंसेस में यूज़ करो। इससे आपकी वोकेबलरी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, प्रोवाइडेड आप इंटरनेट छोड़ दो। नंबर 3, डे 3, डू एक्सरसाइज 1 अनटाइम्ड, देन चेक द आंसर की एंड राइट डाउन व्हाई यू गेट ईच वन रॉन्ग। मतलब क्या हुआ, आप अपने से एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करो, आंसर नहीं देखना। जब पूरी अटैम्प्ट हो जाए फिर आंसर देखो, गलत होगा तो फिर अपने आप से पूछो कि जो जो चीज़ गलत हुई क्यों हुई। इसी तरह आप इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे, ये डे 7 तक इसको ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं ना बच्चों की तरह मैं आपको सारा कुछ बताऊँ, ठीक है। अब मैं सीधा एक्सरसाइज पे जंप करूँगा, ये भी आपने खुद कर लेना होमवर्क के तौर पर, एक दफ़ा पढ़ लेना। ये टिप्स ही हैं आप लोगों के लिए और कुछ नहीं है। तो अब ज़रा चलते हैं और हम एक्सरसाइज को ज़रा करने की कोशिश करते हैं, ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे सामने आ गई मिस सारा, जो कि ए के साथ मैच कर रही हैं। तो मिस सारा क्या फरमाती हैं, ज़रा समझ लेते हैं। अब हम बात करने लगे हैं ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, ऐसे कुछ बात होने लगी है। तो हम सबसे पहले ना मिस सारा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो क्या लिखना चाह रही हैं। I started taking online classes last year and honestly it has been a wonderful experience. Okay, मिस सारा फरमा रही हैं पिछले साल उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, पिछले साल उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू किया और उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कमाल है।
I can study from home, save the cost of travel and reply the lesson whenever I want. क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ, उनके पैसे बचना शुरू हो गए। अब ये मैं ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, मैं वर्ड बाय वर्ड तर्जमा नहीं कर रहा। बाजी सारा ने पिछले साल शुरू किया और वो बड़ा खुश हुई, कमाल है यार, मेरे पैसे बच रहे हैं, मैं घर में टाइम भी बचता है मेरा। भाई एक तो ट्रैवलिंग का टाइम बचता है, ऊपर से हेक्टिक होता है ट्रैवल करना, फटीग होती है, मेंटल फटीग आती है, साथ फिजिकल फटीग आती है, दोनों बच रहे हैं। The only small problem is that I sometimes miss meeting my classmates face to face. हाँ, बस ना मुझे कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे ना अपने क्लास फेलो से मिलना चाहिए, गपशप मारनी चाहिए, वो भी सोशल एनिमल है, मैं भी सोशल एनिमल हूँ, ज़रा मुलाकात तो हो ना यार। बट फॉर मी द बेनिफिट आर मच बिगर। लेकिन खैर है, अगर मैं नहीं भी मिल रही तो खैर है, कोई बात नहीं है। ओ भैया मेरे इतने पैसे बच रहे हैं, मेरी फिजिकल हेल्थ बच रही है, मेरी मेंटल हेल्थ बच रही है, मैं गर्मी सर्दी बच रही है, मैं आराम से चिल कर रही हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंफर्ट जोन, यहाँ पे मैंने लिखा टाइम सेविंग, और यहाँ पे मैंने लिखा पॉजिटिव सेंटिमेंट। बाजी सारा के लिए, ठीक है। अब हम भागते हैं अली के लिए। अली क्या फरमा रहा है, ऑनलाइन लर्निंग इज जस्ट नॉट फॉर मी। अरे भैया ये मेरा काम ही नहीं है यार। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू फोकस व्हेन आई एम सिटिंग अलोन इन माई रूम। अरे यार मैं नफसियाती तौर पे भैया अकेला कमरे में बैठ के पागल हो जाता हूँ यार, मेरा मूड ही नहीं होता, क्या यार दिमाग खराब हो जाता है। देर आर टू मेनी थिंग्स एट होम दैट डिस्ट्रैक्ट मी। अरे भाई खाली कमरे में बैठना बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपका दिमाग इधर उधर ले जाती हैं, जैसे कि मेरा फ़ोन, मेरी फैमिली। अम्मा कहती हैं जाओ दही लेके आओ, अम्मा कहती हैं मेहमान आने वाले हैं, फलाना आने वाला है, टमकाना आने वाला है। अब अम्मा मुझे ये बातें कहती रहती हैं, अब मैं क्या करूँ इसमें। द टेलीविजन, हमजा वीडियो बना रहे थे मेरी, अच्छा। द टेलीविजन, मैम तू मीम बना के ना और टिकटॉक पे ला दी। अच्छा अच्छा, वॉइस चाहिए होती है मेरी, अच्छा अच्छा ठीक है। माई फोन, माई फैमिली, द टेलीविजन। तो भैया मैं कंप्यूटर में कभी लग जाता हूँ, कभी टेलीविजन में, टीवी में लग जाता हूँ, कोई ड्रामा आ रहा होता है, अम्मा कहती है मेहमान आने लगे हैं तो मेरा काम कर दे, ये कर दे, मोबाइल फ़ोन में लग जाता हूँ, पबजी खेलना शुरू हो जाता हूँ। मसले हैं यार। आई लर्न मच बेटर इन अ रियल क्लासरूम विद अ रियल टीचर। तो भैया मुझे पसंद है कि मैं ऑनलाइन लर्निंग को बम का गोला मारूं और मैं क्लासरूम में जाऊं, सर के सामने बैठ के पढ़ूं या मैडम के सामने बैठ के पढ़ूं। आसिफ साहब क्या फरमाते हैं, आसिफ साहब की भी बात सुनते हैं। आसिफ साहब फरमाते हैं थिंक ऑनलाइन लर्निंग हैज बोथ गुड एंड बैड पॉइंट्स। इसका मतलब आसिफ साहब न्यूट्रल आदमी है, वो जरा बैलेंस ओपिनियन देने जा रहे हैं, कहेंगे अच्छी भी है बुरी भी है। ओके, इट इज़ चीपर एंड मोर फ्लेक्सिबल। भैया ये तो सस्ती है और फ्लेक्सिबल है, जब आपके पास टाइम हो तब उसको ऑनलाइन लर्निंग को ऑप्ट कर लो, विच इज़ ग्रेट फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स लाइक मी। तो मेरी तरह के जो स्टूडेंट है जो काम करते हैं, सुबह के टाइम पढ़ लो या सुबह के टाइम काम कर लो, शाम के टाइम पढ़ लो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हाउएवर अभी वही बैलेंस वाली बात आ गई, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन लॉट ऑन द कोर्सेज। लेकिन जो कोर्सेज है ना, ज़रूरी नहीं आप हर कोर्स उठाओगे आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे टीचर और उसका जो इन्वायरमेंट है और वीडियो एडिटिंग के ऊपर बड़ा यार, इसके ऊपर ना काम डिपेंड करता है ये। सम ऑनलाइन कोर्सेज आर एक्सीलेंट बट मैनी ऑफ देम आर पुअरली प्रिपेयर्ड। कई कोर्सेज हैं बड़े एक्सीलेंट, लेकिन उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनको प्रिपेयर बड़ा पुअरली किया जाता है। वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम, टीचर में, मेरे जैसे टीचर में प्रॉब्लम, ये पीछे जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है उसमें प्रॉब्लम, टीचर मेरी तरह का काला नज़र आ रहा है उसमें प्रॉब्लम। समझ रहे हो बात को। तो आसिफ साहब थोड़े से ना बैलेंस्ड कैटेगरी के इंसान है। मरियम बाजी क्या फरमाती हैं, बाजी मरियम फरमा रही हैं व्हेन माय स्कूल फर्स्ट मूव्ड ऑनलाइन, जब मेरा स्कूल पहली दफ़ा ऑनलाइन गया, आई रियली हेटेड इट। मैं बड़ी उफ, आई मिस माई फ्रेंड्स एंड आई फेल्ट टायर्ड ऑल डे। तो मुझे फटीग आना शुरू हो गई, मैं अपनी दोस्तों को मिस करती थी, हो सकता है टीचर हो या स्टूडेंट हो मुझे नहीं पता, दोस्तों को मिस करना, स्कूल की वो कैंटीन को मिस करना, चवले मारने को मिस करना, ठीक है। बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई गॉट यूज टू इट। लेकिन भैया कुछ अरसे के बाद मुझे लगा यार कमाल है ऑनलाइन लर्निंग, यार लेवल है ये तो, एंड नाउ आई एक्चुअली प्रेफर इट। लेकिन अब तो मैं कहती हूँ कि भैया जिसने भी करनी है ऑनलाइन करनी है, फिजिकल स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, टाइम वेस्ट है। आई हैव मोर फ्री टाइम एंड आई कैन स्टडी एट माई ओन पेस। क्या बात है यार, मैं ऐसे स्टडी कर लेती हूँ आराम से अपनी पेस को मैच करते हुए, जब दिल करता है स्टडी करती हूँ, स्केजुलाइज टाइम मेरा शेड्यूल में होता है, स्टडी करके ये जा वो जा, टाइम बेतहाशा टाइम है भैया।
नहीं तो पहले क्या करना था, सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे स्कूल पहुंचो, यूनिफॉर्म पहनो, फिर 2 बजे वहां से निकलो, वैन वाला घर 3 बजे छोड़ता था, आके भूख लगी होती थी, कपड़े उतार के फेंके, अम्मा जूते मारती थी, कपड़े क्यों फेंके हैं, नहाना पड़ता था, फिर उसके बाद खाना खाना होता था, सुस्ती चढ़ जाती थी, सो जाते थे, सो के उठते थे तो टेंशन आती थी भैया होमवर्क करना है, अब होमवर्क हो गया तो फिर टेंशन आती थी, वो मेरा फेवरेट ड्रामा मैंने देखा ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर, फिर मैंने वो फेवरेट ड्रामा देखा और फेवरेट ड्रामा देखते देखते मैं सो गई। तो ज़िंदगी कितनी बकवास थी यार। अब तो ज़िंदगी मज़े की हो गई। पहले पहले मुझे लगा कि ज़िंदगी और ज़्यादा बकवास हो गई है ऑनलाइन की वजह से, लेकिन अब मुझे लग रहा है यार ज़िंदगी ऑनलाइन ने कमाल बना दी है। ये पूरा करक्स है, ओपिनियन है बाजी मरियम के कहने का, जो मैंने भी आपको बताया। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं जी, स्टेटमेंट करते हैं, हुज ओपिनियन मैचेस। ठीक है, दिस पर्सन चेंज देयर ओपिनियन ओवर टाइम, तो बाजी मरियम, क्योंकि पहले मरियम साहिबा को कुछ लग रहा था, कुछ हो गया। दिस पर्सन बिलीव्स ऑनलाइन लर्निंग सेव्स मनी, वो कौन है, सारा, क्योंकि सारा बाजी के पैसे बच रहे हैं ना। द पर्सन, दिस पर्सन सेव्स द क्वालिटी इज नॉट ऑलवेज द सेम, क्वालिटी इज नॉट ऑलवेज द सेम। ओके हो आसिफ साहब, आसिफ साहब कहते हैं डिपेंड करता है भैया, जो कोर्स हो गया डिपेंड करेगा टीचर और प्रिपरेशन पे। दिस पर्सन प्रेफर ट्रेडिशनल क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम वो कौन सा था भैया, आसिफ के बाद लड़का कौन सा था, अली। अली कहता यार यारी दोस्ती होनी चाहिए, टीचर होने चाहिए ने, तमाल होनी चाहिए, कमाल होना चाहिए। अब बेटा ये जो मैं आपसे फ़न वे में बात कर रहा हूँ ना, ये नॉर्मल स्टूडेंट का माइंड सेट होता है, ठीक है, तो आप भी इसी तरह पढ़ें बैठ के जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। दिस पर्सन इंजॉयज बीइंग एबल टू वॉच लेसन अगेन। ओके, अब ये अगेन लेक्चर देखना, जिसकी समझ नहीं आई तो ज़रा गौर करिए, इसमें आसिफ की भी कोई राय है और इसमें ये ओन पेस है, ये मरियम की भी राय बन रही है, आसिफ और मरियम दोनों, आसिफ और मरियम दोनों। लेकिन ज़रा सारा का दोबारा से हम ज़रा पढ़ते हैं कि सारा भी तो नहीं इसमें आ रही, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हमने ढूंढना क्या है, हमने एग्जैक्ट उसका ओपिनियन ढूंढने की कोशिश करनी है कि हम दोबारा से लेक्चर को ले सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े। अब ज़रा मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अपना बताने लगा हूँ यहाँ पे, स्टडी फ्रॉम होम, सेव कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, रीप्ले, रिप्लाई में पढ़ गया था, रीप्ले द लेसन व्हेनेवर आई वांट, इसका मतलब सारा इसमें है रीप्ले की वजह से। पहले मैं इसको रिप्लाई पढ़ गया था, माजरत चाहता हूँ, जल्दी जल्दी में रिप्लाई पढ़ गया था, ये रीप्ले है, मैं इसको रीप्ले कर सकती हूँ। ओके, आसिफ क्या कहते हैं, अब ऐसे ही मैंने कुछ आसिफ के भी ढूंढना है यार, कि आसिफ साहब भी कुछ ऐसा कह रहे हैं। इट इज़ चीपर एंड मोर फ्लेक्सिबल, अभी तक तो नहीं कहा उन्होंने। ग्रेट फ्रॉम वर्किंग, अभी तक तो नहीं कहा। डिपेंड ऑन क्वालिटी, इसका मतलब आसिफ लीग से बाहर हो गया, हमारी सारा लीग में इन हो गई। अब हम मरियम का ओपिनियन लेते हैं कि मरियम क्या कह रही है। मरियम कोई ऐसा ओपिनियन दे रही है, व्हेन माई स्कूल फर्स्ट मूव, कोई नहीं, कोई नहीं, आई गेट यूज टू इट एंड आई एक्चुअली प्रेफर इट, आई हैव मोर फ्री टाइम एंड आई कैन स्टडी एट माई ओन पेस। सबसे बेस्ट फिट सारा का है जो रीप्ले कर सकती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाजी सारा। ओके जी, द पर्सन इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड एट होम, भाई अली, अली है ना नाम उस लड़के का, वो जो दूसरे बार अली भाई इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपने तो ABCD लिखने हैं ना, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, अली की जगह पे आप B लिखेंगे, सारा की जगह पे आप A लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपने। दिस पर्सन लाइक्स ऑनलाइन लर्निंग बिकॉज द टाइम, ओके, ऑफ टाइम इट गिव्स देम। अब इसमें सारा भी हो सकती है, सारा भी इंजॉय करती है, टाइम सेव करती है, आसिफ भी करता है, आसिफ C है, ठीक है। द पर्सन लाइक्स ऑनलाइन लर्निंग बिकॉज ऑफ द टाइम इट गिव्स देम, टाइम सेविंग बात हो रही है इसमें। मेरा क्या है, ज़्यादा से गलत ही होगा ना ओपिनियन, तो हो जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 आप खुद करेंगे, होमवर्क, मेरा काम ख़त्म हुआ आपको पढ़ाने का। एक्सरसाइज नंबर 3 खुद करेंगे, होमवर्क जो नहीं आती तो व्हाट्सएप में हूँ यार, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, अगर ना होगी तो मुझे बुरा भला नहीं कहना कि सर जान छुड़वा रहे हैं। सर ये इतनी एक्सरसाइजेज तो हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज इनकी कंप्लीट आंसर की कहाँ पे है, ये देखो लास्ट पे मैंने दी हुई है, सब कुछ लास्ट पे अवेलेबल है सेक्शन 11 में। अब आते हैं, क्या मजर ने जो किया वो सही था या गलत था। DACB, अच्छा जी, DACB, तो जरा देखते हैं, क्या मेरा भी यही था DACB, मरियम सारा आसिफ अली। तो ज़रा मैं देखता हूँ जाके, भाग के जाऊँगा, भाग के जाऊँगा, भाग के जाऊँगा, भाग के भाग के भाग के, ये आ गया, मरियम सारा आसिफ अली, मरियम सारा आसिफ अली। भैया 4 में से 4 नंबर आ गए मेरे। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास
सारा अली और आसिफ, सारा अली आसिफ, इसके आंसर की में आंसर 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 सारा अली मरियम। अच्छा डी भी लगाया हुआ था क्या मैंने? सारा अली और मरियम। हालांकि मेरा ख्याल है मेरा डी गलत हो गया, लेकिन ढूंढना पड़ेगा डी क्यों गलत हुआ है, क्योंकि मैंने टिप दी है ना, ढूंढना पड़ेगा उसमें। हाँ ए और सी मैंने लगाया, मेरा ये गलत हो गया। ओ मैंने 6 नंबर गेन किया आफ्टर 7 में से। अच्छा ये ज़रा देखते हैं कैसे। अच्छा मैं दोबारा ज़रा इसका ओपिनियन को पढ़ूंगा। द पर्सन लाइक्स, दिस पर्सन लाइक्स ऑनलाइन लर्निंग बिकॉज ऑफ द टाइम इट गिव्स देम। ओके ग्रेट, यानी कि उसका टाइम सेव होता है, वो अपनी मर्जी से पढ़ती। ओ यार ये देखो पेस लिखा हुआ है, ये आई कैन स्टडी एट माई ओन पेस। वो ये कह रही है कि जब मेरा दिल करे पढ़ लेती हूँ, मेरा टाइम बचता है जब मेरा दिल करे। तो ये जो 7 है, 7 भी सेम कह रहा है। द पर्सन लाइक्स ऑनलाइन लर्निंग बिकॉज ऑफ टाइम इट गिव्स देम। वो ऑनलाइन लर्निंग को पसंद करती है कि जब उसके पास टाइम होता कर लेती है। और मैं वो टाइम सेविंग के चक्कर में ए और सी में उलझ गया, लेकिन वो पेस वाला मैं भूल गया। इतनी सी गलती तो चलेगी ना मेरी, मैं कौन सा रट्टे मार के आया हूँ। तो एग्जाम में जाता तो मेरे 6 नंबर आते 7 में से। लें जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये होमवर्क करना है, ये सारे के सारे आपने होमवर्क करने हैं। होमवर्क इसमें सारे के सारे मैंने वो दिए हुए हैं। ये फाइनल वर्ड आपने एग्जाम में जाने से पहले पढ़ना है, मेरे लिखा होगा, ठीक है। ये फाइनल वर्ड आपने एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेने हैं, अभी इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। या आपने अगर पीपी का कोर्स कर रहे हो, उसमें आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, तो ये आपके काम आने वाली है, बेतहाशा काम आने वाली है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ जिसमें मैंने 2 लेक्चर लगाने थे, वो खत्म हो गया। और इंशाल्लाह आज 18 लेक्चर है, पीछे हमारे मुश्किल से 12 लेक्चर रह गए। आप 12 लेक्चर को माइंड में रखिए। अल्लाह हाफिज।